हेलो एवरीवन, आप लोगों का मेरे चैनल ट्यूशन रेडी पर स्वागत है। हम लोग अपनी क्लास 8 की यूपी बोर्ड की साइंस की सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हुए पार्ट 4 के अंतिम पार्ट को कंप्लीट करेंगे और इससे हमारा पार्ट 4 पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। इसका नेक्स्ट टॉपिक है करोजन या धातुओं का संक्षारण। आपने देखा होगा कि लोहे की कील, पंच, पाइप और रेलिंग यदि कुछ समय तक वायु में खुले पड़े रहें तो उसकी सतह पर लाल भूरे रंग की परत जम जाती है। धातु की सतह पर उसका यौगिक बनकर धातु की एक एक परत के रूप में उतरने से धातु का नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। संक्षारण को हम लोग इंग्लिश में करोजन कहते हैं। तो हमने यहाँ से ये सीखा कि धातु जैसे कि लोहा अगर खुले में पानी और वायु के कांटेक्ट में रहे तो उस पर लाल और भूरे रंग की एक परत जम जाती है और इस परत के जमने के कारण वह धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाता है और इसी को हम संक्षारण कहते हैं। तो संक्षारण क्या हुआ? संक्षारण किसी धातु का नष्ट होना ही संक्षारण कहलाता है। लोहे के संक्षारण को जंग लगना कहते हैं और जब भी लोहे में जंग लग जाता है तो उसी को हम लोग संक्षारण कहते हैं। लोहे पर भूरी परत जंग आयरन ऑक्साइड के बनने के कारण होती है। तो यहाँ से हमें पता लगा कि जो परत किसी धातु को खराब कर देती है वो परत किस चीज़ की बनी होती है? वो परत आयरन ऑक्साइड की बनी होती है। इससे धातु धीरे धीरे ऑक्साइड में परिवर्तित होकर नष्ट होती रहती है। इसी प्रकार एल्यूमिनियम की सतह पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत जम जाती है जिससे उसकी धात्विक चमक नष्ट हो जाती है। यहाँ से कॉन्क्लूजन निकाला जा सकता है कि धातु के नष्ट होने को हम संक्षारण कहते हैं। और धातु क्यों नष्ट होता है? क्योंकि उस पे एक यौगिक का फॉर्मेशन हो जाता है, यौगिक बन जाता है। और लोहे के केस में लाल भूरा रंग का एक परत आयरन ऑक्साइड का होता है जिसके कारण लोहा पूरी तरीके से गलना शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ एल्यूमिनियम की सतह पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत जम जाती है और जिससे कि एल्यूमिनियम की चमक खत्म हो जाती है। क्रियाकलाप 4। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3 टेस्ट ट्यूब या परख नली ले रखी गई है जिसमें कि कुछ कील को डाल दिया गया है। यहाँ पर एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड या फिर निर्जल कैल्शियम क्लोराइड लिया गया है। दूसरे पिक्चर में हम देखते हैं कि यहाँ पे उबला हुआ पानी ले रखा गया है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है और कुछ कील डाल दिए गए हैं। तीसरे पिक्चर में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे कील डाल दिया गया है और नल का पानी रखा गया है। तो हमारी ऑब्जर्वेशंस क्या रहेंगी, आइए आगे देखते हैं। 4-5 दिन बाद तीनों परख नली का अवलोकन करें, क्या दिखाई देता है। पहली तथा दूसरी परख नली की कीलों में जंग नहीं लगता है जबकि तीसरी परख नली की कीलों में जंग लग जाता है। इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि जंग वायु या ऑक्सीजन तथा नमी की उपस्थिति में लगता है। तो हमने यहाँ पे ये देखा कि पहली परख नली में एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड या निर्जल कैल्शियम क्लोराइड को डाल रखा गया था। एनहाइड्रस या निर्जल कैल्शियम क्लोराइड का काम ये था कि ये वायु में से नमी को अपने अंदर खींच ले। तो हमने देखा कि यहाँ पे ऑक्सीजन तो है लेकिन नमी नहीं है और इसी के कारण कील में कोई भी जंग नहीं लगी। वहीं पर दूसरी परख नली में उबला हुआ पानी डाला गया। उबले हुए पानी में ऑक्सीजन नहीं था और सिर्फ पानी अवेलेबल था, तो इसलिए भी कील में जंग नहीं लगी। और तीसरे फिगर में हमने देखा कि यहाँ पर पानी भी है और साथ ही साथ ऑक्सीजन भी है और जिसके कारण तीसरी परख नली में जो कीलें डाली गई थीं उसमें जंग लग गई। यहाँ से हम लोग ये कॉन्क्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि जंग लगने के लिए पानी और ऑक्सीजन दोनों का होना अनिवार्य है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जंग
वायु मतलब ऑक्सीजन तथा नमी की उपस्थिति में लगता है। तो लोहे में जो जंग लगता है, जब तक उस पे पानी और ऑक्सीजन दोनों नहीं होगा तब तक जंग नहीं लगेगी। लोहे तथा एल्यूमिनियम का संक्षारण वायुमंडलीय ऑक्सीजन व नमी की उपस्थिति में ऑक्साइड बनने के कारण होता है। तांबे के बर्तन पर हरे रंग का कॉपर कार्बोनेट की परत तथा चांदी के ऊपर काले रंग का सिल्वर सल्फाइड की परत बनने के कारण इन धातुओं का संक्षारण होता है। तो तांबे के बर्तन पर हरे रंग का कॉपर कार्बोनेट की परत जमती है और वहीं पर चांदी के ऊपर काले रंग की सिल्वर सल्फाइड की परत जमती है, जिसके कारण इन धातुओं का संक्षारण हो जाता है। लोहे के ऊपर हमने देखा कि लाल भूरे रंग का आयरन ऑक्साइड की परत जमती है, वहीं पर एल्यूमिनियम के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत जमती है, जिसके कारण उसकी धात्विक चमक नष्ट हो जाती है। एल्यूमिनियम, तांबा, लोहा तथा जस्ता के टुकड़ों पर कुछ बूंदें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर धातु की सतह पर झाग या बुलबुला सा उठता दिखाई देता है। अब धातु के टुकड़ों को जल से धोकर उसकी सतह को उस स्थान पर छू कर देखें जहां पर आपने अम्ल की बूंद गिराई थी। आप देखोगे कि धातु की सतह खुरदरी हो जाती है। धातु अम्ल के साथ क्रिया करके लवण या सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। जैसे एल्यूमिनियम धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करके एल्यूमिनियम क्लोराइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। तो ये चीज़ हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि एल्यूमिनियम जो कि एक धातु है, किसी भी एसिड के साथ या अम्ल के साथ रिएक्ट करेगी तो वो हाइड्रोजन गैस निकालती है। यहाँ पे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रही है तो इस कारण से एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाएगी और वहीं पर हाइड्रोजन गैस निकलेगी। यही कारण है जब एल्यूमिनियम पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को डाला जाता है तो उसकी सतह खुरदरी हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे एल्यूमिनियम क्लोराइड बन जाता है और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। तो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि धातु के टुकड़े पर जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हैं तो उसकी सतह खुरदरी क्यों हो जाती है? तो उसकी सतह इसलिए खुरदरी हो जाती है क्योंकि उसकी सतह पर एल्यूमिनियम क्लोराइड बन जाता है और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। अम्ल के साथ रासायनिक क्रिया के कारण भी धातुओं का संक्षारण होता है। तो यहाँ से हमें दूसरा पॉइंट पता लगा कि जब कोई धातु अम्ल के साथ रासायनिक क्रिया करता है तो भी उसका संक्षारण हो जाता है। जैसे कि हम लोग ने एल्यूमिनियम के केस में देखा, जब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो वो एल्यूमिनियम क्लोराइड बना दिया और हाइड्रोजन गैस निकल गई, मतलब कि एल्यूमिनियम का संक्षारण हो गया। अब देखते हैं कि धातुओं को संक्षारण से कैसे बचाया जा सकता है। धातुओं की संक्षारण द्वारा हानि से देश की अर्थव्यवस्था को बहुत हानि पहुंचती है। धातुओं को संक्षारण से बचाने के लिए आवश्यक है कि धातु को नमी तथा हवा, ऑक्सीजन से बचाया जाए। तो यहाँ पे अभी हमने देखा था कि हवा और नमी के ही कारण संक्षारण होता है या जंग या रस्ट लगता है। तो इसी कारण से हमें इन दोनों चीज़ों से धातुओं को बचा के रखना पड़ेगा। धातुओं को संक्षारण से बचाने के लिए निम्नलिखित विधियों का उपयोग किया जा सकता है। पहला है, अगर किसी भी धातु पे हम पेंट चढ़ा देते हैं तो उसकी सतह डायरेक्टली पानी और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आती है, इसी कारण से धातु का संक्षारण नहीं होता है। ग्रीस या तेल लगाकर, तो अगर हम ग्रीस लगा देते हैं या फिर तेल लगा देते हैं तो इससे भी धातु का संक्षारण नहीं होता है। तीसरा है गैल्वेनीकरण या धातु चढ़ाना या फिर गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनीकरण कैसे किया जाता है? लोहे को जंग से बचाने के लिए लोहे की चादर या अन्य पात्र को पिघले हुए जस्ते में डुबा देते हैं।
जिसके कारण लोहे पर जस्ते की एक पतली परत जम जाती है। इसे गैल्वेनीकरण कहते हैं। घरों की छत बनाने के लिए प्रयुक्त लोहे की चादर, बाल्टियों और ड्रम को संक्षारण से बचाने के लिए उनका गैल्वेनीकरण किया जाता है। तो यहाँ से हमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म पता लगा, वो है गैल्वेनाइजेशन या फिर गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण पे सपोज करते हैं ये एक लोहे का टुकड़ा है और इसी पर जब हम जिंक का या जस्ते का एक परत चढ़ा देते हैं, उसी को हम गैल्वेनाइजेशन या गैल्वेनीकरण कहते हैं। तो अगर एग्जाम में आता है कि गैल्वेनाइजेशन या गैल्वेनीकरण क्या होता है, तो लोहे के ऊपर जब हम जिंक की या जस्ते की एक परत चढ़ा देते हैं, उसी को हम गैल्वेनाइजेशन या गैल्वेनीकरण कहते हैं। गैल्वेनाइजेशन या गैल्वेनीकरण से हम लोग लोहे को पानी और हवा के कांटेक्ट से बचा लेते हैं और इसी के कारण उस पर जंग नहीं लगती है। फोर्थ पॉइंट है विद्युत लेपन या इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है? कुछ धातु जैसे क्रोमियम, निकेल तथा टिन वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन व नमी से प्रभावित नहीं होते हैं। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि टिन, निकेल और क्रोमियम ये तीन कुछ ऐसे धातु हैं जो कि ऑक्सीजन और नमी से प्रभावित नहीं होते हैं, इस पे जंग नहीं लगती है। लोहे का संक्षारण रोकने के लिए इनके चारों ओर क्रोमियम या टिन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। एल्यूमिनियम के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत जम जाने से उसकी चमक नष्ट हो जाती है, किंतु उसका संक्षरण रुक जाता है। एल्यूमिनियम को संक्षरण से बचाने के लिए उसके ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का विद्युत लेपन किया जाता है। तो हमने यहाँ पे देखा कि कुछ ऐसे धातु होते हैं जो कि ऑक्सीजन और नमी से प्रभावित नहीं होते हैं, तो इनका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। किसी भी धातु के ऊपर इनकी परत को अगर चढ़ा दिया जाए तो उनके ऊपर नमी और ऑक्सीजन का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अगर सपोज करते हैं हमें लोहे की ये रॉड है, इसको अगर हमें संक्षारण से बचाना है तो इसके ऊपर क्रोमियम या टिन का एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब ये हुआ कि इस आयरन के ऊपर एक दूसरे धातु की परत चढ़ा देते हैं और इसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत का इस्तेमाल करते हैं। इसी को हम विद्युत लेपन या इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत जम जाने के कारण उसकी चमक नष्ट हो जाती है। ये चीज़ हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन उसका संक्षारण भी रुक जाता है। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत जम जाने पे एल्यूमिनियम की चमक तो ख़त्म हो जाती है, लेकिन उसका संक्षारण या करोजन नहीं होता है। एल्यूमिनियम को संक्षारण से बचाने के लिए उस पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का विद्युत लेपन कर दिया जाता है। तो अगर एग्ज़ाम में आता है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग या विद्युत लेपन क्या होता है, जब भी कभी हम एक धातु के ऊपर दूसरे धातु की परत को चढ़ाते हैं और इस धातु को चढ़ाने के लिए हम लोग विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं, उसी को हम विद्युत लेपन कहते हैं। पांचवा पॉइंट है मिश्र धातु बनाकर। कभी कभी एक धातु में दूसरी धातु या अधातु मिलाने से वह अधिक कठोर, स्थायी तथा संक्षारण से सुरक्षित हो जाता है। स्टेनलेस स्टील लोहा तथा कार्बन का मिश्र धातु है जिसमें आसानी से जंग नहीं लगता है। यहाँ से हमें पता लगा कि मिश्र धातु बनाकर भी हम धातु को संक्षारण से बचा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टेनलेस स्टील जो कि लोहा और कार्बन से बना होता है। इन लोहा और कार्बन को जब हम मिक्स कर देते हैं तो हमें स्टेनलेस स्टील की प्राप्ति होती है और स्टेनलेस स्टील में जंग नहीं लगती है। नेक्स्ट टॉपिक है मिश्र धातु या इसको हम लोग एलॉय कहते हैं। जब भी कभी हम एक धातु को दूसरे धातु में मिला देते हैं तो हमें मिश्र धातु की प्राप्ति होती है।
मिश्र धातु के भौतिक एवं धात्विक गुण अपने मूल धातु के गुण से भिन्न व श्रेष्ठ होते हैं। तो यहाँ पे हमें ये समझ में आता है, फॉर एग्जाम्पल अगर पीतल को बनाने के लिए तांबा और जस्ते को मिलाया गया है, तांबे की जो भौतिक और धात्विक गुण होंगे वो पीतल से अलग होंगे, वहीं पे जस्ते की जो गुण होंगे वो पीतल से अलग होंगे। तो हमें यहाँ पे ये पता लगता है कि जो पीतल दोनों चीज़ों को, तांबा और जस्ते को मिलाकर बनाया गया है, इन तांबा और जस्ते से पीतल के जो भौतिक और धात्विक गुण हैं वो अलग होंगे। स्थायित्व, चमक एवं श्रेष्ठ गुणों के कारण दैनिक जीवन में इसका अधिक उपयोग होता है। इस टेबल में हम लोगों को कुछ मिश्र धातु दे रखे गए हैं और किन चीज़ों से मिलाकर ये बना है ये दे रखा गया है, और साथ ही साथ इसके उपयोग दे रखे गए हैं। आइए एक एक करके हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो पीतल बनाने के लिए इसमें हम लोग कॉपर और जस्ते को मिलाते हैं, मतलब तांबा और जस्ता को मिलाएंगे। इसका उपयोग हम लोग देखते हैं कि पीतल के बर्तन आते हैं, तार को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है और सजावट की वस्तुओं को बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। कांसा या इसको ब्रॉन्ज कहते हैं, कांसा को बनाने के लिए हम लोग तांबा और टिन को मिलाते हैं जिससे हमें ब्रॉन्ज मिलता है। मेडल, ब्रॉन्ज के मेडल्स होते हैं जो कि जैसे कॉमनवेल्थ गेम में हम लोगों को ब्रॉन्ज के मेडल भी मिलते हैं, गहने बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। शोल्डर, शोल्डर को बनाने के लिए हम लोग शीशा या लेड और टिन का मिश्रण करते हैं, इन दोनों को मिलाते हैं। इसका उपयोग है विद्युत परिपथों में टाका लगाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्टेनलेस स्टील, जो कि हम लोग अपने घर में भी इस्तेमाल करते हैं, इसके बर्तन हम लोग अत्यधिक मात्रा में घर में इस्तेमाल करते हैं। स्टेनलेस स्टील लोहा, क्रोमियम और निकल से मिलके बना हुआ है। इस चीज़ को हमें याद रखना है कि स्टेनलेस स्टील लोहा, क्रोमियम और निकल के मिलने से बना हुआ है। ये एक मिश्रित धातु है। इसका इस्तेमाल हम लोग बर्तन बनाने में, अलग अलग उपकरण बनाने में, छुरी बनाने में, कांटे बनाने में करते हैं। तो इस टेबल को हम लोगों को याद करना पड़ेगा कि मिश्रित धातु कौन सी धातुओं से बना है और इसका उपयोग क्या है। आइए अब हम लोग देखते हैं कि मिश्र धातु के विशिष्ट गुण क्या हैं, क्या ज़रूरत है कि हम लोग को मिश्र धातु बनाना पड़ा। मिश्र धातु प्रायः मूल धातु से कठोर होते हैं। तो जिन धातुओं से ये मिश्र धातु बन रहे हैं उन धातुओं से ये कठोर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टेनलेस स्टील लोहा, क्रोमियम और निकल से बना है, लेकिन स्टेनलेस स्टील लोहा से भी मजबूत होता है, क्रोमियम से भी मजबूत होता है और निकल से भी मजबूत होता है। शुद्ध सोना बहुत मुलायम होता है, इसलिए इससे आभूषण नहीं बनाया जा सकता है। सोने में थोड़ा तांबा या कॉपर मिलाने पर यह कठोर एवं आभूषण बनाने के लिए उपयोगी हो जाता है। तो हमने यहाँ पे ये देखा कि जो शुद्ध सोना होता है वो बहुत मुलायम होता है और उससे आभूषण भी नहीं बनाया जा सकता है। इसी कारण से उसमें हम लोग तांबा या कॉपर मिला देते हैं, जिसके कारण अब ये मिश्रित धातु कठोर हो जाता है और इससे हम लोग आभूषण बना सकते हैं। इससे हमें ये समझ में आता है कि जो सोना हम लोग खरीदने जाते हैं उसमें कुछ मात्रा में कॉपर सोने में मिलाया जाता है। मिश्र धातु का हवा तथा नमी के कारण संचरण नहीं होता है। एग्जाम्पल स्टेनलेस स्टील एक मिश्रित धातु है। ये लोहा से बना हुआ है, क्रोमियम से बना हुआ है और निकल से बना हुआ है। लोहे में जंग लग जाती है, लेकिन स्टेनलेस स्टील जो कि एक मिश्रित धातु है उसमें जंग नहीं लगती है। लोहे में क्रोमियम मिलाने पर स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है जो कि जंग रहित होता है या उसमें जंग नहीं लगती है। मिश्रित धातु का रासायनिक यौगिक द्वारा संक्षारण नहीं होता है। मिश्रित धातुओं के गुण उनके अव्ययी धातुओं के गुण से भिन्न होते हैं।
जिन धातुओं से वो मिलके बना हुआ है उन धातुओं से मिश्रित धातु का गुण अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल शोल्डर शीशा तथा टिन के मिश्रण से बना हुआ है, तो मतलब ये एक मिश्र धातु हुआ। तो शोल्डर का गलनांक शीशा तथा टिन दोनों के गलनांक से कम होता है। गलनांक का मतलब है कौन से टेम्परेचर पे धातु पिघल जाता है, उसी को हम लोग उसका गलनांक कहते हैं। इसी कारण इसका उपयोग धातुओं के टुकड़े तथा तारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है पिग आयरन। वात या भट्टी से प्राप्त लोहा पिग आयरन कच्चा लोहा या ढलवा लोहा कहलाता है। तो पिग आयरन क्या होता है? ये कच्चा लोहा होता है। इसमें 93% लोहा, 4 से 5% कार्बन तथा शेष सल्फर, फॉस्फोरस, सिलिकॉन की अशुद्धियां उपस्थित होती हैं, जिसके कारण इसका गलनांक कम होता है या भंगुर होता है। इसका उपयोग पाइप, स्टोरेज टंकी, नहाने के टब, कूड़ादान आदि बनाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ से हमें ये समझ में आता है कि पिग आयरन कच्चा लोहा होता है। इसमें 93% लोहा और 4 से 5% कार्बन तथा शेष सल्फर, फॉस्फोरस अन्य अशुद्धियाँ होती हैं और इसका गलनांक बहुत कम होता है। जब भी इसको हम लोग बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे ले जाते हैं, जब भी हम इसे हीट करते हैं या ऊष्मा देते हैं, तो ये बहुत जल्दी पिघल जाता है और इसी के लिए इसका इस्तेमाल बहुत उपयोगी चीज़ों में नहीं किया जाता है, बल्कि पाइप बनाने में, स्टोरेज टंकी बनाने में, नहाने के टब बनाने में किया जाता है। दूसरा है इस्पात या स्टील या लोहे का एक दूसरा रूप है, जिसमें आयरन 98.8 से 99.8% होता है। वहीं पे कार्बन इसमें 0.25 से 1.5% और शेष सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर की अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। इसका उपयोग मोटर, गाड़ी, नट बोल्ट आदि के निर्माण में किया जाता है। पिग आयरन तथा इस्पात ही एक प्रकार के मिश्र धातु हैं। इस्पात या इसको हम लोग स्टील भी कहते हैं, तो स्टील में आयरन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। लोहा 98% होता है, वहीं पे कार्बन इसमें कम होता है। इस्पात या फिर स्टील पिग आयरन से काफ़ी मजबूत भी होता है और इसी कारण से इसका इस्तेमाल हम लोग मोटर को बनाने में करते हैं, गाड़ियों को बनाने में करते हैं, नट बोल्ट को बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग ने अपने चैप्टर 4 को फिनिश कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे।